लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से पेरेंटिंग प्रैक्टिकल्स के सेकंड सेशन में मैं अपने शब्द सुमन से नेहा कोठारी जी का स्वागत करती हूँ। और अब तो इन्हें इंट्रोडक्शन की भी कोई बात नहीं है। हम सभी जानते हैं, हमारे कई सारे सेशंस हो चुके हैं दीदी के साथ। वो बहुत ही सुंदर हमें एक्सप्लेन करते हैं सरल और सीधी भाषा में। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? सब बढ़िया है, आपका वेट कर रहे हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत इंतजार में हूँ कि जल्दी हम 4 बजे मिले। जी दीदी। बिल्कुल, हम 5 मिनट में अभी शुरू करेंगे हमारा सेशन। हाँ जी दीदी, तब तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। पिछला वाला सेशन में आप लोगों ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन से और कॉन्वर्सेशन से सेशन को बहुत अच्छे से हमने समझा। आज का सेशन का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड उतना ही चैलेंजिंग भी है। तो आज का जो सेशन का टॉपिक है बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे के लिए, चाहे वो यंग हो, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो टॉडलर हो, कहीं ना कहीं वो बच्चे को कहीं ना कहीं सफर करवाता ही है। एंड दैट इज अबाउट एज द एकेडमिक्स। मतलब हम बच्चा पैदा भी नहीं होता है और हम माँ बाप, हम पेरेंट्स लोग तब से चिंता करने लग जाते हैं कि अब हमें इसका एडमिशन कहाँ लेना है, कौन सी स्कूल में भेजेंगे, क्या प्रोफेशन इसे सिलेक्ट करवाना है, क्या करियर इसे देना है। ये पूरा एकेडमिक्स रिलेटेड हमारे दिमाग में एक विजुअलाइजेशन शुरू हो जाता है इवन बिफोर द चाइल्ड इज बोर्न। करते हैं हम लोग ये सब चीजें। एम आई राइट? जी दीदी। जी। मैं ये चाहूंगी कि जितने भी सभी लोग चैट बॉक्स में हर बार की तरह अपने व्यूज शेयर करेंगे। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं वो बिल्कुल चैट बॉक्स में विदाउट एनी हेजिटेशन दे कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स। तो ये जो एकेडमिक्स वर्ड है, ये बच्चा जब से पैदा नहीं होता है वहां से हम शुरू करके उसे 20 साल, 22 साल, 25 साल तक लेकर जाते हैं। और ये जो एकेडमिक्स की जो नाव है वो जैसी चल रही है, थोड़ा भी अप्स एंड डाउन आते हैं, वेव्स थोड़ी सी भी हिलने लगती है तो हमारी वो नाव हिलना शुरू हो जाती है। और सबसे ज्यादा इसमें चिंता किसे होती है? पेरेंट्स को। पेरेंट्स आर मोर वरीड फॉर देयर चाइल्ड अबाउट द एकेडमिक्स। एम आई राइट? सब जन चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई देंगे। कितना परसेंटेज आप लोग एकेडमिक्स को लेके वरीड हो अपने बच्चों के लिए? राइट डाउन इन परसेंटेज। 80%, 90%, 100%, 50%, 20%, कितना परसेंटेज आपका है उस चीज के लिए? अलीना जी इज टेलिंग सम टाइम। ओके। और बाकी लोग क्या सोचते हैं? कितना परसेंटेज है? एकेडमिक्स को लेके आप लोगों को कितनी चिंता रहती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है।
और दिन रात हम लोग इसी बारे में सोचते रहते हैं। करेक्ट, पूजा जी कह रही है मैक्सिमम, वेरी ट्रू। और कई बार तो ऐसा भी होगा कि हम दिखाएंगे नहीं कि हम वरीड है, बट स्टिल वी आर वरीड। अंदर से हमारे दिमाग में वही सब बातें चलती रहती है। होता है ऐसा? My child is just 2 now, also I'm worried how, where, when. Very true. और ये worried होना, it's not wrong. चिंता करना, उस बारे में सोचना, that is not wrong. That is absolutely okay. Because आप किसी भी चीज के बारे में सोचोगे, किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करोगे, then only you are going to get proper answer. नीरा जी, आपने लास्ट सीजन मिस कर दिया है तो यू कैन गो ऑन दी यूट्यूब चैनल ऑफ दिस VLF। वहां पे आपको लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी। वी हैव अपलोडेड द रिकॉर्डिंग देयर। डेफिनेटली आप जाके उसको जरूर देखिए। तो ये जो वरीडनेस है कि भाई मैं मेरे बच्चे को यहाँ पढ़ाना चाहती हूँ, मैं मेरे बच्चे को यहाँ भेजना चाहती हूँ, ये कोई गलत बात नहीं है। बबीता जी सेइंग इंडियन पेरेंट्स आर मोर वरीड। देखिए, अगर हम इंडियन पेरेंट्स की बात करते हैं ना, तो इंडियन पेरेंट्स सारी दुनिया में सबसे अलग है। नॉट इन दिस फील्ड पर्टिकुलरली, सारे ही फील्ड में, चाहे वो अबाउट बच्चे की अपब्रिंगिंग को लेकर हो, चाहे इट्स अबाउट चाइल्ड मैरिज, चाहे इट इज अबाउट चाइल्ड हेल्थ, एवरीथिंग इंडियन पेरेंट्स दे आर यूनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई से। तो ये जो वरीनेस है, ये करना गलत नहीं है, बट जब हमारा ये वरीनेस, जब हमारी ये चिंता किसी और फॉर्म में आ जाती है, जहां हमें ये लगने लगता है कि अब मेरे बच्चे का क्या होगा, और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, वो हमारे थ्रू होके बच्चे पे जाता है, और उसी के थ्रू कहीं ना कहीं बच्चे पे स्ट्रेस आता है। समझ रहे हैं आप लोग? हमारी चिंता, हमारा सोचना, हमारा बार बार उस चीज के लिए वरी करना, वो चीज कहीं ना कहीं ले जाके कुछ दूसरा फॉर्म ले लेता है, जिससे हम बच्चे को जब कोई चीज करने के लिए बोलते हैं, बच्चे को बार बार रिपीटेडली हम बोलते हैं स्टडी स्टडी स्टडी, पढ़ाई करो, ये मत करो, वो मत करो, ये बन जाता है एक तरह का स्ट्रेस। तो आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है, इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस। अभी जनवरी एंड आ चुका है, आगे एग्जाम सीजन आने वाला है, मोस्ट ऑफ द टाइम अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं, तो इतना भी स्ट्रेस नहीं लेते हैं पेरेंट्स, बिकॉज सबको पता है ऑनलाइन कैसा चल रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं स्ट्रेस बच्चे पे हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, बच्चा कुछ करते रहे, तो ये एक फॉर्म बन जाता है स्ट्रेस। So I just want to share one thing before starting this session. मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? जी दीदी। जी। देखिए क्या ये स्क्रीन में लिखकर आ रहा है, ही इज द बिल गेट्स द ग्रेट मैन, द फाउंडर ऑफ। अब नहीं दिख रहा है। स्क्रीन इज पॉज्ड। यस, इज इट? यस, नाउ विजिबल। यस। ये तो यहाँ पे देखिए पहली स्क्रीन में क्या लिखकर आ रहा है, बिल गेट्स, ये जो पर्सन दिख रहे हैं, बिल गेट्स के बारे में आई थिंक सबने सुना होगा। ही इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बहुत बड़ा इन्होंने इन्वेंशन किया है, लेकिन यहाँ पर इन्हीं के ये जो वर्ड्स है वो लिखे गए हैं। मैं चाहती हूँ आप सब लोग इस कोट को पढ़े। एवरीवन प्लीज गो थ्रू दिस। I failed in some subjects in exam, but my friend passed in all. Now he is an engineer in Microsoft and I am the owner of Microsoft. कितनी मजेदार बात है ये। It is having a deep message.
उन्हीं का फ्रेंड है जो सारे सब्जेक्ट्स में पास होता है, डिस्टिंक्शन लेता है, अच्छे ग्रेड्स हासिल करता है, बट वो अभी इंजीनियर है उन्हीं की कंपनी में, एंड बिल गेट्स ही इज द ओनर, वो बॉस है। कितना बड़ा डीप मैसेज मिल रहा है। बिल गेट्स ने भी पूरी पढ़ाई नहीं करी थी, ही डिडंट कंप्लीटेड हिज एजुकेशन। ये मैं पहला एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि पूरा एजुकेशन न करके भी उन्होंने इतना बड़ा कंपनी फॉर्म किया, इतनी बड़ी सक्सेस रिसीव करी। नॉट बिकॉज ऑफ द मार्क्स, सक्सेस डिडंट कम बिकॉज ऑफ मार्क्स और ग्रेड्स। सक्सेस का कनेक्शन इंटेलिजेंस से होता है। हाउ मच द पर्सन इज इंटेलिजेंट, how was a person using his intelligence power. This is the first example. Should I proceed? Second example बताऊं मैं अब? जी दीदी। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम। दिख रहा है सेकेंड एग्जाम्पल? एक बच्चा है, हाँ जी जी। उसके हाथ में कुछ बॉक्स है, दैट बॉक्स इज द सैटेलाइट। ये जो बच्चा है इसने 12th स्टैंडर्ड में 62% स्कोर किए हैं। कितने परसेंट मार्क्स? ओनली 62%। बट दिस चाइल्ड ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, एंड ही इज अवॉर्डेड फॉर दैट अचीवमेंट, एंड दैट अचीवमेंट इज उसने एक सबसे लाइट वेट का सैटेलाइट बनाया है जो 86,000 लोगों में से 80 लोगों को सिलेक्ट करना था, उसमें से ये एक बच्चा हमारे इंडिया का है। He has made such a big invention, such a big achievement. He is not the 90% scorer, 98% scorer नहीं है ये। He is just 62% marks average student है। But intelligence level देखिए, इंटेलिजेंस के कारण ये बच्चे ने कितना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है ना? सोचने वाली बात। क्या मार्क्स ही सब कुछ होते हैं? क्या हम ग्रेड्स पर ही हमारे बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल डिसाइड करेंगे? यही आज हमें सोचना है, समझना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, और अब मैं आपको एक तीसरी स्लाइड दिखाना चाहती हूँ, नॉट टू स्केयर यू, बट एक फैक्ट है जो इंडिया में हो रहा है। ऑन एन एवरेज डेली 28 स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड्स। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स अगर सुसाइड कर रहे हैं तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% सिर्फ पढ़ाई का ही प्रॉब्लम होता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट उसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसलिए सुसाइड करते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई का टेंशन होता है। तो ये जो सुसाइड का कारण बन रहा है, इसके पीछे जो स्ट्रेस बन रहा है, वो कहाँ से आ रहा है बच्चों में? वो स्ट्रेस के कारण बच्चा इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि ही अटेम्प्ट सुसाइड। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। ठीक है, चलो ये दो ही एग्जाम्पल नहीं है जो इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं। मैं आपको इंडिया के और एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। मुकेश अंबानी, सब जानते हैं मुकेश अंबानी को। इन्होंने अपने एमबीए में एडमिशन लिया था, बट ही डिडंट कंप्लीटेड हिज एमबीए, और इन्होंने कंपनी संभालना शुरू कर दिया। ही डिडंट कंप्लीटेड हिज डिग्री कोर्स। नेक्स्ट इज स्मृति ईरानी, अ वेरी बिग पॉलिटिशियन, सिर्फ 12th पास आउट है वो। नेक्स्ट इज कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों ने स्कूलिंग जस्ट कंप्लीट करी है 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड, एंड दे हैव जंप्ड इनटू द क्रिकेट फील्ड। इंटेलिजेंस, इट्स नॉट मार्क्स कि वो उन्हें क्रिकेट फील्ड में लेके गया। मैरी कॉम, उसने अपना स्कूलिंग बीच में छोड़ के रेसलिंग करी, बॉक्सिंग करी। She succeeded over there, not because of his marks, not because of her marks, because of her intelligence, because of her talent, because of her strength. तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जो 99%, 90%, 95% स्कोर करके भी उतना सक्सेस नहीं अचीव करते हैं जो कम मार्क्स वाले अचीव कर लेते हैं। राइट? तो यही चीज हमें समझनी है कि किस तरह से हमें बच्चे को ये समझाना है कि एकेडमिक स्ट्रेस हमें नहीं लेना है।
वी डोंट वांट टू टेक एकेडमिक स्ट्रेस, और हमें ये स्ट्रेस बच्चों पे देना भी नहीं है। और अननोइंगली कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो स्ट्रेस बच्चों पे क्रिएट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ हमारा काम कर रहे हैं, बट अननोइंगली हम वो स्ट्रेस बच्चों पे क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, कई बार मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी बोलते हुए सुना है कि मेरा सपना था, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था। माई ड्रीम वॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ इंटीरियर डिजाइनर। माई ड्रीम वॉज कि मैं एक बहुत अच्छा ये बनूं, बट चलो मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पाया, मेरा बच्चा करेगा। वाई यू वॉन्ट टू लिव योर ड्रीम्स विथ योर चाइल्ड ड्रीम? तुम्हारा ड्रीम तुम अपने बच्चे के थ्रू क्यों पूरा करना चाहते हो? ये चीज हमें सबसे पहले अवॉइड करनी है। बच्चे का ड्रीम समझो, आप अपना ड्रीम अपने बच्चों के ड्रीम्स मत बनाओ, जो कि बहुत ज्यादा मैंने देखा है इंडियन पेरेंट्स में। इसे तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इसे तो मैं ये बनाऊंगा, इसे तो मैं वो बनाऊंगा, चाहे वो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। तो ये हो गया एक तरह का, बच्चे के ऊपर आप एक एनफोर्समेंट कर रहे हो। दैट वी हैव टू स्टॉप डूइंग, राइट? जनरली होता क्या है, हम लोग हर केस में हम लोग ये चाहते हैं कि हमें 100% रिजल्ट मिले। हमने कोई मोबाइल फोन खरीदा, हमें उसका बेस्ट वर्जन चाहिए। हमने कोई मशीन खरीदी, कोई वॉशिंग मशीन खरीदी, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खरीदा, वी वांट बेस्ट। ठीक है, आपको ये सारी चीजों में बेस्ट मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चाइल्ड के साथ भी एक मशीन वाला बिहेवियर करो। आप चाइल्ड से भी 100% लेना चाहते हो, बट हाउ यू आर गोइंग टू गेट दैट 100%? आपको उस चाइल्ड का पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा, आपको उस चाइल्ड का स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा, इन विच फील्ड वो वीक है। जिस फील्ड में वो वीक है, उसी फील्ड में आप उठा के बच्चे को डाल रहे हो। फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू गेट दैट 100%? थिंक अबाउट इट। ह्यूमन टेंडेंसी है ना, ये दिल मांगे मोर। तो ये हमें हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। और जहां ये चाइल्ड की बात होती है, इट इज डेफिनेटली नॉट एप्लीकेबल कि आप अपना ड्रीम उनके ड्रीम्स को हटा के रख दो, कि आप तुमको यही करना है, तुमको ऐसा ही करना है। डोंट गिव देम ऑप्शंस, लेट देम थिंक। आप उन्हें ऑप्शन मत दीजिए, आप उन्हें मत बताइए, लेट देम थिंक। बच्चा 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, हम लोग उसके ऊपर बार बार हैमरिंग करना शुरू कर देते हैं। व्हाट इज द नीड फॉर हैमरिंग? ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह का एकेडमिक स्ट्रेस हमें बच्चों पे नहीं डालना है, इस तरह का एकेडमिक प्रेशर हमें बच्चों पे नहीं डालना है। एवरीवन एग्री विथ मी? देखो, पेरेंट्स के हाथों में होता है बच्चों को मोल्ड करना। किस तरह से हम मोल्ड कर रहे हैं, इट्स इन आवर हैंड। ठीक है। आपने बच्चों को किस तरह से बनाना है, ये डेफिनेटली आपने सोचना है, समझना है और बताना है, बट बार बार उसी चीज की हमें हैमरिंग नहीं करनी है। मैं एक बहुत सिंपल सी स्टोरी आपके साथ, बहुत फेमस भी है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू ऑल। एक माँ थी, हम सबके जैसी। उसका बच्चा स्कूल जाता था बट पढ़ाई नहीं करता था, नॉट एट ऑल। तो उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स बहुत कंप्लेंट करते थे। हर दूसरे दिन टीचर्स की कंप्लेंट आती थी कि आपका बच्चा ये है, आपका बच्चा क्लास नहीं कर रहा है, आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है। डेली कंप्लेंट्स आती थी। थोड़े दिन के बाद टीचर्स परेशान हो गए, दे डिसाइडेड कि हमको इस बच्चे को हमारे स्कूल में रखना ही नहीं है। तो उन्होंने माँ को एक लेटर भेजा। उसमें लिखा हुआ था, सॉरी वी कैन नॉट कीप योर चाइल्ड इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल का सक्सेस मतलब परसेंटेज रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा है, जहाँ एक भी बच्चा फेल नहीं होता है, और आपका बच्चा तो पढ़ाई नहीं करता है, तो हम इसे अपने स्कूल में नहीं रखने वाले हैं। और उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि आप अपने बच्चे को कहीं मत भेजिए, आपका बच्चा पढ़ाई करने लायक नहीं है, आपका बच्चा बहुत मंद बुद्धि का है, तो बेटर है कि आप इसको भेजो ही मत। इतना उन्होंने ज्यादा हार्श वर्ड्स में लिखा था। अब वो माँ को जब लेटर मिला, तो सोचिए उस माँ को क्या लगा होगा।
हमारे जैसा तो कोई रहता तो हम तो जाके स्कूल में झगड़ा कर लेते थे ना कि आपने हमारे बच्चे को ऐसा कैसे बोला, हाउ डेयर यू। लेकिन उस माँ ने ऐसा नहीं किया। उस माँ ने उस चीज को समझा, बच्चे से बात करी, बच्चे ने बोला माँ मुझे स्कूल जाने में इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट वांट टू गो स्कूल। तो उसने होम स्कूलिंग स्टार्ट करी। उसने अपने बच्चे को घर में एजुकेशन देना शुरू किया, बुक्स लाई, कितने सारे चीजों से उसे पढ़ाया समझाया एवरीथिंग। और जब बच्चा बड़ा हुआ धीरे धीरे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो घर में सब चीजें पढ़ रहा था, सब कुछ कवर अप कर रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ। आफ्टर सम इयर्स उस बच्चे ने एक सबसे बड़ा इन्वेंशन किया है हमारी लाइफ में। किसी को पता है? समवन नो अबाउट दिस स्टोरी? सबसे बड़ा इन्वेंशन उस बच्चे ने किया है। अगर वो इन्वेंशन नहीं होता तो आज हम इस तरह कनेक्ट नहीं होते। यस, अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो बच्चा था अल्बर्ट आइंस्टाइन, और वो माँ अल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ थी, जिसे विश्वास था कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो सकता है स्कूलिंग की टेक्निक पर हो, क्योंकि हर बच्चे को वो टेक्निक अप्लाई हो जाए, इट्स नॉट नेसेसरी। वो बच्चा प्रैक्टिकल कुछ करना चाहता था, उसे कुछ अलग तरीके से पढ़ाई करना रहता था। तो अगर ये सोच के वो माँ उस टाइम गिव अप कर देती, जब वो ये सोच के अपने बच्चे पे प्रेशर डालती कि तुम्हें तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तुम्हें तो ये ही करना पड़ेगा, तुम्हें तो वो ही करना पड़ेगा, क्या वो इतना बड़ा इन्वेंशन कर सकता था? नहीं। उसकी माँ ने उसे मौका दिया खुद उड़ने का। उसकी माँ ने मौका दिया उसे खुद खड़े होने का, और उसकी माँ ने उसे सपोर्ट किया। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट चाइल्ड वांट फ्रॉम एवरी पेरेंट। तो ये याद रखिए आपकी, कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल के कुछ टेक्निक्स बच्चों को नहीं समझ में आती है, स्कूल की कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, या स्कूल का कुछ एक वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ टीचिंग होता है, जो हर बच्चा उसको एब्जॉर्ब कर ले, इट्स नॉट नेसेसरी। तो उस टाइम पे हमें बच्चे में दोष निकालना नहीं है, उस टाइम पे हमें बच्चे को ये नहीं बोलना है कि तुझे ही नहीं समझता है, तुझे ही नहीं आता है, स्टॉप डूइंग दैट। आपको उसके सॉल्यूशन पे जाना है, ना कि आप बच्चे को ये बार बार बोले कि तूने गलत किया। एवरीवन एग्रीइंग विथ मी? आई होप। सब जन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एवरीवन एग्री विथ मी? यस, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग, बिकॉज तभी मुझे ऐसा लगेगा कि यस यू आर हियरिंग मी। ठीक है। नाउ अब हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो प्रेशर है, जिसे हम एकेडमिक प्रेशर वर्ड बोलते हैं ना, ये प्रेशर आता कहाँ से है? क्या लगता है आपको कि ये प्रेशर कहाँ से आता होगा? व्हाट इज द रीजन? कहाँ से आता होगा ये प्रेशर? चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। पूजा जी कह रही है होम, पेरेंट्स, कंपैरिजन, कंपटीशन। देखिए, तो ये जो प्रेशर है बेसिकली मेरे हिसाब से, व्हाट आई हैव रिसर्च, और मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना रिसर्च किया है, ये प्रेशर 3 जगह से आता है। देर आर 3 डिफरेंट पाथ जहां से ये प्रेशर आ सकता है। द फर्स्ट प्रेशर इज फैमिली इम्पोज्ड। फैमिली इम्पोज्ड मतलब पेरेंट्स। पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि मेरा बच्चा कौन सी स्कूल जाएगा, मेरे बच्चे में क्या, मेरे बच्चे को मैं कौन से कॉलेज में डालूं। ठीक है। और एक बार अब बच्चे को कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन दे दिया, तो पेरेंट्स की चिंता क्या होती है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं, बच्चे को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं या नहीं, बच्चा रेगुलरली अटेंड करता है या नहीं। आज की तारीख में तो मैं बोलती हूँ पेरेंट्स दे आर टू मच कंसर्न फॉर चाइल्ड स्टडी। बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं हम। अटेंशन देना अच्छी बात है। देखिए हम बोलते हैं ना,
कोई भी चीज का बहुत ज्यादा करना इज नॉट गुड. सो अटेंशन देना इज ओके, बट कोई भी चीज का हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत ही ज्यादा करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आता है. तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो लोग एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन दिलवा देंगे और फिर बच्चे पर पूरा काम डाल देते हैं कि अब तुम्हें ही सब कुछ करना है, तुम्हें ही पढ़ना है, तुम्हें ही मार्क्स लाने हैं, तुम्हें 100% लाके देना है. अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ एक्सीलेंस. कोई बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, आपके हिसाब से उस बच्चे का सक्सेस किस बात पे निर्भर होता है? उस बच्चे का सक्सेस किस चीज पर है अकॉर्डिंग टू यू? किस चीज से आप डिसाइड कर सकते हो कि बच्चा स्कूल में सही कर रहा है? व्हाट कैन बी द रीजन? पूजा जी, आपका बच्चा कितने इयर्स का है? 2 साल का आई थिंक, है ना? ओके. वो लोग आंसर करिए जिनके बच्चे ऑलरेडी स्कूल जा रहे हैं. प्लीज आंसर करिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है. गुड फीडबैक फ्रॉम टीचर. हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा परफॉर्म अच्छा करे, हमारे बच्चे के मार्क्स अच्छे आए, हमारे बच्चे का सब कुछ आउटपुट हमें अच्छा मिले. तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को बार बार ये बोलते हैं पढ़ाई करो. परफॉर्मेंस कहाँ से अच्छा आएगा? किस चीज से आप परफॉर्मेंस डिसाइड कर रहे हैं? आपके बच्चे का 100% अटेंडेंस है, आपका बच्चे की बुक्स कंप्लीटेड है, इससे डिसाइड कर रहे हैं. आपका बच्चा एग्जाम में 100% मार्क्स ला रहा है, उसमें से डिसाइड कर रहे हैं. यस, मैक्सिमम लोग मार्क्स से डिसाइड करते हैं कि हमारा बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है. और जहां पे 95 का 90% हुआ, वहां पेरेंट्स की फायरिंग शुरू हो जाती है. पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, तुमने पढ़ाई नहीं करी. तो ये जो पहला स्ट्रेस आता है, एवरीबडी वांट टॉपर एट होम. वेरी वेरी ट्रू बबीता जी. जैसा मैंने बोला ना कि हम एक ऐसी मशीन खरीदना चाहते हैं जो 100% रिजल्ट दे, और हम बच्चा भी ऐसा चाहते हैं जो 100% लेकर आए. हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल ना. मशीन 100% एक बार का दे देगी बिकॉज ये मशीन है. Human beings are not machine. So as child, they are not machine. So how they are going to give 100%? Right? तो ये हमने सोच लिया कि हम बच्चे को बार बार ये बोलते हैं पढ़ो 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 पढ़ो. फिर हम क्या करना शुरू करते हैं? कंपैरिजन करना शुरू करते हैं. उसको देख, वो तो तेरी इतनी अच्छी दोस्त है, उसके मार्क्स देख. वो तो तेरा इतना अच्छा है, उसके मार्क्स देख. उसके बाद भाई बहन में कंपैरिजन शुरू हो जाता है. भैया को देख कितनी पढ़ाई कर रहा है, दीदी को देख कितनी पढ़ाई कर रहा है और तू पढ़ाई नहीं करता है. या फिर एक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी, तब तुम अच्छा कमाओगे, तब तुम अच्छी फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो. तो ये जो हो गया पहला वाला, इट इज अ फैमिली स्ट्रेस, जो पेरेंट्स की तरफ से आता है, जो फैमिली की तरफ से आता है. मतलब आपने क्या किया, आपने अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में एडमिशन दिलवाया, अच्छी ट्यूशन लगवा दिया आपने अपने बच्चे की, उसको सब अच्छे से अच्छी बुक्स लाके दिया, अच्छे से अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, सब कुछ लाके दे दिया, आपने सब कुछ कर दिया. मतलब डॉक्टर ने पेशेंट को दवा दे दी, पर पेशेंट ने वो दवा कंज्यूम करी क्या? बात यहाँ पर अटके अटक जाती है. करेक्ट? तो सबसे पहला हमारा प्रेशर आ रहा है फैमिली से. सेकंड प्रेशर आता है हमारा, बताइए कहां से आ सकता है सेकंड प्रेशर? व्हाट कैन बी द सेकंड रीजन? सोसाइटी इम्पोज्ड. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ पर एक जनरल साइकोलॉजी बन गई है कि इसके बच्चे का 95% स्कोर है तो इसका बच्चा इंटेलिजेंट है. ये एक साइकोलॉजी बन गई है, हम इसे बदल ही नहीं सकते हैं. हमारा बच्चा कितना भी क्रिएटिव हो, हमारा बच्चा कितना भी प्रैक्टिकल हो,
उसे प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो मशीन्स को समझता है, वो कंप्यूटर को समझता है, वो गेमिंग्स बहुत अच्छी करता है, वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी करता है, उसमें कुछ आउटर टैलेंट है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट स्टिल हमारी ये साइकोलॉजी बन गई है कि जो 95% लाएगा, जो 90% लाएगा, ही इज द बेस्ट। और इसे बनाने वाले कौन है? हम खुद ही लोग हैं, हमने ही ये चीज फॉर्म करी है। बट दैट इज नॉट ट्रू। दिस इज द टाइम टू ब्रेक दिस सैबोटेज। ये बंद करना पड़ेगा हमें। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 95% स्कोर वाले ही सक्सेसफुल होते हैं। अब तो ये हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल्स आ चुके हैं। अजीम प्रेम जी को जानते हैं आप? विप्रो कंपनी के हेड है, जो कंप्यूटर की एक कंपनी है विप्रो। विप्रो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। अजीम प्रेम जी, ही इज नॉट ग्रेजुएट बट स्टिल ही इज हेड ऑफ सो बिग कंपनी। तो एक सोसाइटी का ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। जब हम इस चीज को छोड़ेंगे तो सोसाइटी अपने आप इस चीज को छोड़ना शुरू कर देगी। नेक्स्ट इज लास्ट but very important is the self-imposed stress. Am I audible ना? Connection है? Am I जी दीदी। audible? Yes, yes. जी जी। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल्फ इम्पोज्ड स्ट्रेस। हम बच्चे के साथ में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने लग जाते हैं कि बच्चा खुद को ना कम समझने लगता है, अंडर एस्टिमेट करने लगता है। बच्चे का क्या, कई बार मैंने बहुत सारे लेडीज को भी देखा है कि वो इस तरह का स्ट्रेस लेने लग जाती है कि वो खुद को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। आप में वो टैलेंट होकर भी वो टैलेंट आप बाहर नहीं ला पाते हो। आप खुद के ऊपर एक नेगेटिव लेबल्स लगाना शुरू कर देते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ, ये मेरे काम का ही नहीं है, ये मुझसे होगा ही नहीं। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये जो स्ट्रेस है, इसके कारण क्या होता है, बच्चा खुद को डेवलप नहीं कर पाता है, बच्चा खुद को उतना आगे धक्का नहीं दे पाता है। तो ये जो तीनों स्ट्रेस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों स्ट्रेस आने का तरीका है ये। फैमिली इम्पोज्ड, फैमिली से स्ट्रेस आ सकता है, सोसाइटी से स्ट्रेस आ सकता है, और सेल्फ, जब हम खुद के लिए नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं तो एक सेल्फ इम्पोज्ड स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। दीज आर द थ्री वेज जहां से स्ट्रेस आ रहा है। अब जब आप अपने बच्चे का एकेडमिक रिजल्ट देखते हो, अगर बच्चा का परफॉर्मेंस कम आता है, तो आपको ये पता करना है कि ये स्ट्रेस बच्चे पर आ रहा है क्या, बच्चे पे ये प्रेशर आ रहा है क्या, इसलिए बच्चा 100% नहीं दे पा रहा है। कोई ना कोई रीजन है, इन तीनों में से डेफिनेटली एक रीजन होगा ही होगा। इन तीनों के अलावा कोई रीजन नहीं हो सकता। और ये अब आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो अब ये आपका टाइम आ गया है रिसर्च करने का, कि आपको पता करना है क्या घर में उसे हम बार बार ऐसा बोल रहे हैं, क्या वो बाहर के कंपटीशन में या बाहर के लोगों को देख के घबरा रहा है, या फिर खुद के कारण, खुद की चीजों से वो खुद को लेके डर रहा है। ओके, ठीक है। अब देखिए, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही। हम अगर ये बोलेंगे कि अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देर आर देर मस्ट बी अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि जब तक अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे ना, लाइफ में मजा नहीं आएगा। तो इसी तरह मैं ये बोल रही हूँ कि स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस होना भी जरूरी है। स्ट्रेस फ्री लाइफ कभी नहीं होनी चाहिए। यस, स्ट्रेस फ्री लाइफ कभी नहीं होनी चाहिए। A little stress is very important to work for your goal, to work for your target. अगर हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो हम तो आराम से बैठे रहेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रेस भी तीन तरह के होते हैं। आई जस्ट मेंशन ओवर देयर सो दैट यू कैन नोट इट डाउन।
3 स्ट्रेस है हमारे पास। जो रूटीन लाइफ की चीजों को लेके होता है, जैसे कि मेरा ये असाइनमेंट पूरा कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, या फिर आज मेरे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, मुझे इतना सारा खाना बनाना है। दी आपका म्यूट हो गया है। हाँ, तो पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है, जो आपकी डेली रूटीन लाइफ में चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस का कोई काम है, वो पूरा होगा कि नहीं होगा। बच्चों को रहता है कि मेरा होमवर्क पूरा होगा कि नहीं होगा। या फिर आप कोई वैक्सीनेशन सेंटर पे जा रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हैं, थोड़ी टाइम का जो डर होता है, वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, जो हम थोड़ी देर के बाद हम उस चीज में से बाहर आ जाएंगे। या फिर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं बहुत सारे, आपका प्रिपरेशन बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर खाना बनेगा या नहीं बनेगा। ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, जिसको सोच के हम प्रॉपरली अलर्ट होके काम करते हैं। तो पॉजिटिव स्ट्रेस इज ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रेस इज टॉलरेबल स्ट्रेस। टॉलरेबल स्ट्रेस मतलब ऐसा स्ट्रेस जिसमें से आपको बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया हो और आपका पैर फ्रैक्चर हो गया हो, या आपके घर में किसी के साथ ऐसा हो गया हो, somebody like this, जिसे सोच के आपको 10 दिन 5 दिन लग रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए, रिकवर होने के लिए। दैट इज टॉलरेबल स्ट्रेस, जो कुछ टाइम के बाद, कुछ अच्छी चीजें करने के बाद आप वो स्ट्रेस में से बाहर आ जाते हो। एंड द लास्ट वन इज द टॉक्सिक स्ट्रेस। टॉक्सिक स्ट्रेस इज द मोस्ट डेंजरस स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस ऐसा होता है जो धीरे 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 इंसान के अंदर ना जगह बनाने लगता है, बहुत डीपली रूटेड हो जाता है, और फिर वो जड़ से बाहर निकालना उसे बहुत मुश्किल होता है। अब ये टॉक्सिक स्ट्रेस आता कहाँ से है? सबसे पहला, इट कैन बी जब आप फिजिकली अब्यूज होते हो, करेक्ट, सेक्सुअली अब्यूज होता है कोई, या इमोशनली अब्यूज होता है। उसके बाद टॉक्सिक स्ट्रेस आता है जब आपकी फैमिली आपको इग्नोर करने लगती है, आपको निग्लेक्ट करती है, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है। दैट इज द टॉक्सिक स्ट्रेस। आप वही चीज सोच सोच के डिप्रेस होने लगते हो। एंड दी अनदर स्ट्रेस इज जब बच्चों के लिए जब घर में कोई पैरेंटल फाइट चलता है, या बड़ों के लिए स्ट्रेस मन में एक जगह बना लेता है कि घर घर में बड़ों के बीच में झगड़ा हो गया है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस, घर में हम देखते हैं कोई किसी को मार रहा है। दैट इज द टॉक्सिक स्ट्रेस। एंड द लास्ट वन इज द मेंटल स्ट्रेस। और ये मेंटल स्ट्रेस जब आता है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें से बाहर निकलना। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आप देखिए कि उसे इस तरह का कोई स्ट्रेस तो नहीं है। ये हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ पॉजिटिव स्ट्रेस होना जरूरी है, बट बाकी ये टॉलरेबल भी ठीक है, बट टॉक्सिक स्ट्रेस कभी मत आने दीजिए बच्चों की लाइफ में। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, हमने ये पता कर लिया कि स्ट्रेस आता कहाँ से है। नाउ वी विल सी देयर इज अ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों आता है, एकेडमिक स्ट्रेस आने का रीजन क्या है? क्या रीजन हो सकता है बताइए? व्हाट कैन बी द रीजन इस तरह का एकेडमिक स्ट्रेस आने का? आपको क्या क्या लगता है? मेरे पास तो कम से कम 15 पॉइंट्स है। चलिए आई विल सी आप लोगों के पास कितने पॉइंट्स है कि एकेडमिक स्ट्रेस क्यों आता है। चैट बॉक्स में आई वांट योर आंसर्स। क्यों आ सकता है एकेडमिक स्ट्रेस आने का रीजन क्या है? ओवर एक्सपेक्टेशंस, वेरी गुड बबीता जी। हम बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं।
कि इसने इससे भी ज्यादा कई अच्छा परफॉर्मेंस देना है ना। बच्चे को हम 90% लाते हुए देखते हैं और हम उसे क्या बोलते हैं, इस बार 90% आए, अगली बार इससे भी अच्छा करके दिखाना। नेक्स्ट इज होमवर्क एंड एग्जाम करेक्ट। मोर, और क्या हो सकता है, और क्या रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजंस है। सोचिए सोचिए। किसी सब्जेक्ट में वीक होते हैं तो स्ट्रेस आता है, वेरी गुड। पेरेंट्स प्रेशर होता है, करेक्ट। बीइंग कॉम्पिटिटिव, वेरी ट्रू। चलिए तो मैं बताती हूँ, सबसे पहला प्रेशर है फियर ऑफ फेलियर। हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमारा एक ह्यूमन नेचर हो गया है कि हम फेलियर को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जबकि दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। फ्रीज हो गया है। बड़ा रीजन, जब बच्चा फेल होता है उस टाइम पे आप बच्चों के साथ कैसे रिएक्ट करते हो, और उस रिएक्शन को देख के बच्चे के मन में फेलियर का डर हमेशा जिंदगी भर के लिए बैठ जाता है, फिर चाहे वो यहाँ एकेडमिक्स में हो या आगे जाके बिजनेस में हो। देखिए फेलियर लाइफ में सबके आते हैं, बात ये होती है कि उन फेलियर से आप सीखते कैसे हो और उस मिस्टेक्स को क्लियर करके आप आगे कैसे जाते हो। तो हमें बच्चों को ये बताना है कि फेलियर एक्सेप्ट कैसे करना है और उसे कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड रीजन होता है कम मार्क्स मिलते हैं। पेरेंट्स लोगों का प्रॉब्लम है ये, कम मार्क्स मिला कि बच्चे को परेशान करना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे हमें बच्चे को परेशान नहीं करना है, उस टाइम पे हमें उस चीज का सॉल्यूशन निकालना है कि ये कौन से सब्जेक्ट में वीक है, इसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, या इसे टीचर की टेक्निक समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तीसरी चीज है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। देखिए जब बच्चा स्ट्रेस में होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको एक टर्म बोलते हैं, दैट इज पीटीएसटी। पीटीएसटी इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जहाँ पे हमारा जो ब्रेन होता है, यहाँ पर एक हमारा एरिया होता है, ठीक है। इस एरिया को हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये एरिया हमारा लर्निंग या फिर जो मेमोरी है, कंसंट्रेशन पावर है, उस चीज के लिए ये एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब बच्चा डरता है ना, तो ये एरिया काम करना बंद कर देता है, और बच्चा अगर डरेगा तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो सबसे पहला स्टेप है बच्चे को फियरलेस बनाना है। बच्चे को ये चीज से डराना नहीं है कि तुमको अगर मार्क्स कम आएंगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ वैसा होगा। जैसे आपने ये चीज बोली, ये एरिया उसका काम करना बंद कर देगा, उसकी लर्निंग कैपेसिटी, उसका मेमोरी पावर, उसका कंसंट्रेशन सब कुछ नील हो जाएगा। बच्चों को डराइए मत कि ग्रेड्स कम आएंगे तो ऐसा होगा, बच्चों को उस चीज के लिए तैयार करिए कि आपको इस तरह से ग्रेड्स आपके बढ़ाने हैं। नेक्स्ट इज कंपटीशन। भयानक कंपटीशन है अभी लाइफ में, आपकी फील्ड में, हमारी फील्ड में, बच्चों की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में, सब जगह कंपटीशन है। लेकिन कंपटीशन से डरना नहीं है। उसके अलावा बच्चे में सोशल स्किल्स बहुत कम होते हैं, मैंने देखा है बहुत कम बच्चे हैं जो सोशली बहुत एक्टिव होते हैं। तो बच्चा अगर सोशली एक्टिव नहीं रहेगा तो वो सिर्फ पढ़ाई 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 में नहीं रह सकता है। जैसे बोला गया है ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो बच्चे को सारी चीजों में हमें रखना है। दूसरा स्ट्रेस आने का रीजन ये हो सकता है बहुत ज्यादा होमवर्क है बच्चे को, बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स मिल रहे हैं।
तो बच्चा उस चीज से फ्रस्ट्रेट हो गया है. दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन. अनदर रीजन इज बच्चा कोई नए पुराने एनवायरनमेंट से नए एनवायरनमेंट में जाता है. जैसे बहुत बार मैंने देखा है लोगों की ट्रांसफर होती है, तो एक पुराने एनवायरनमेंट को छोड़ के नए एनवायरनमेंट में आना और उस चीज को कोप अप करना, या फिर पुरानी स्कूल को छोड़ के नए स्कूल में जाना और उस चीज को एक्सेप्ट करना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है स्ट्रेस का. ठीक है. नेक्स्ट रीजन इज सिबलिंग्स राइवलरी. जैसा मैंने बताया था ना, आप ही बच्चों में सिबलिंग्स में ना दुश्मनी खड़ी कर देते हो. तेरी बहन तो बहुत अच्छा करती है, तू अच्छा नहीं करती है. तेरा भाई तो बहुत अच्छा करता है. मतलब उन बच्चों के मन में भी कुछ नहीं होगा, पर हम ही पेरेंट्स लोग बोल के ना ये राइवलरी क्रिएट कर देते हैं. सो दिस कैन बी वन ऑफ द एकेडमिक प्रेशर, एकेडमिक स्ट्रेस रीजन. उसके बाद वी हैव टू कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ फैमिली. लेगेसी ऑफ फैमिली मतलब मेरे दादा डॉक्टर थे, मेरे पापा डॉक्टर थे, मेरे चाचा डॉक्टर थे, मेरे ताऊ डॉक्टर थे, मेरी मम्मी डॉक्टर है, तुम्हें भी डॉक्टर बनना पड़ेगा. या फिर मेरे पापा इंजीनियर थे, उसके पापा वो थे, उसके ये थे, लॉयर थे, एडवोकेट थे, ऐसा थे वैसा थे, तो तुझे भी लॉयर बनना पड़ेगा. मतलब यू वांट टू कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ द फैमिली. तो ये चीज जरूरी नहीं है कि आप लॉयर हो, आपके दादा लॉयर है तो आपके बच्चे को भी उस चीज में इंटरेस्ट हो. तो इससे क्या हो रहा है, हम उस पर एक एकेडमिक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि तुम्हें तो यही करना है. और जब हम किसी भी इंसान में प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर क्रिएट करना मतलब उसे हम मजबूर कर रहे हैं वो चीज करने को, जबकि उसको इंटरेस्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने बोला कि आपको ये काम करना है लेकिन आपको वो इंटरेस्ट नहीं है, इट मीन्स समवन इज क्रिएटिंग प्रेशर ऑन यू. ओके. सो दिस आर सम ऑफ द रीजन फॉर एकेडमिक स्ट्रेस. अब हम आते हैं उस पॉइंट पे कि हमें इस चीज को सॉल्व कैसे करना है. हाउ वी कैन अंडरस्टैंडिंग तो अब हमें आ जानी चाहिए. मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं, इससे अब आपको एकेडमिक स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये समझ में आ जाना चाहिए. अपने बच्चे को आप समझिए, उनसे बात करिए, उनसे कॉन्वर्सेशन करिए, आपको जरूर पता चलेगा. नाउ द पॉइंट इज हाउ वी आर गोइंग टू कोप अप विद दिस एकेडमिक स्ट्रेस. द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. कैसे निकले मैडम इस स्ट्रेस में से, कैसे बच्चे को इस प्रेशर से बाहर निकाले. सबसे पहली बात है, बच्चे को एक मॉरल सपोर्ट दीजिए, बच्चे को एक मेंटल सपोर्ट दीजिए कि ग्रेड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट. उन्हें इस चीज का मतलब समझाइए कि वाई आपको ग्रेड्स क्यों चाहिए, आपका ड्रीम क्या है, बच्चे को पहले ये पूछिए. अगर बच्चा ये बोलता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसे ये समझाइए कि अगर आपको इंजीनियर बनना है देन यू हैव टू टेक एडमिशंस इन गुड कॉलेजेस. और वहां कॉलेजेस में एडमिशन में आपके परसेंटेज देखे जाते हैं, आपके ग्रेड्स देखे जाते हैं, इसीलिए आपको ग्रेड्स चाहिए. ये सॉलिड रीजन दीजिए बच्चों को, ना कि ये रीजन दीजिए कि तू ग्रेड्स नहीं लाएगा तो तू फेल हो जाएगा, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता. ये मत बोलिए. ये बेस बताइए बच्चों को, ताकि वो प्रैक्टिकलिटी में आके उस चीज को समझे और उस तरह से पढ़ना शुरू करे. ठीक है. उसके बाद बच्चों को छोटे छोटे गोल्स बनाने के लिए दीजिए, उनसे उनके एकेडमिक रिलेटेड. ठीक है. डेली बच्चे को ये बोलना है कि तुम्हें आधी घंटा ये टास्क करना है जो भी एकेडमिक से रिलेटेड है. चाहे आपका बच्चा स्कूल में जा रहा हो तो उसे पढ़ाई में होमवर्क में ये टास्क दे दीजिए. अगर आपका बच्चा ऑलरेडी ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन से आने के बाद उसे रीडिंग का एक छोटा सा टास्क दे दीजिए, या फिर उसे कुछ ऐसी चीज के बारे में पता करने के लिए बोलिए जो उसे पता नहीं हो. कुछ उसे साइंस एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलिए. डेली छोटे छोटे उसे टास्क दीजिए. इससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपकी किस चीज में इंटरेस्ट है. सपोज अगर बच्चे को डांस में इंटरेस्ट है तो उसे कुछ डांस की नई टेक्निक्स बताइए, और फिर उसके बाद उसे बोलिए कि अब हमें पढ़ाई की भी कुछ नई टेक्निक्स समझनी पड़ेगी. ठीक है. उसके बाद जब भी आप बच्चों को पढ़ाई करने बैठाते हैं, नेवर मेक एन हैबिट कि बच्चे को 3 घंटा कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई करनी है. ये सबसे बेकार तरीका है बच्चों को पढ़ाई कराने का, टू बी वेरी फ्रैंक.
एक एवरेज इंसान का कंसंट्रेशन टाइम 30 मिनट से ज्यादा नहीं है। ये रिसर्च है, चाहे वो बड़ा हो बच्चा हो कोई भी हो। अगर बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट तक कर लेगा, उसके बाद उसका कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है। तो हाउ यू कैन थिंक कि एक बच्चा 3 घंटा बैठ के कंसंट्रेट करके पढ़ाई करे? आपको क्या करना है, हर 30 मिनट्स के बाद एक ब्रेक देना है। ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। और वो छोटे से ब्रेक में कुछ रिफ्रेशमेंट वाली चीजें करनी है। या तो एक छोटा सा राउंड लगा कर आ जाओ, या तो एक छोटा सा म्यूजिक सुन लो, छोटा सा कुछ खा लो, ठीक है, या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, वार्म अप कर लो। इस तरह का 5 मिनट का ब्रेक करना है। अगर आप अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हो और वहां पे अगर इस तरह से नहीं हो रहा है ना, तो प्लीज उन लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि आपका बच्चा अगर 3 घंटा कोई इंस्टीट्यूट में जा रहा है, कोई ट्यूशन में जा रहा है, तो आफ्टर 30 मिनट्स 40 मिनट्स आप बच्चों को ब्रेक दीजिए। बहुत जरूरी है ये ब्रेक मिलना, तभी बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, अदरवाइज कोई बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। उसके बाद डेली बच्चे को एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है और ये ऑक्सीजन हमारे माइंड को सप्लाई होता है, एंड दिस मेक्स आर दिस पार्ट मोर एक्टिव। इसीलिए हम बोलते हैं वार्म अप करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए। क्यों बोलते हैं? टू एक्टिव दिस पार्ट। ठीक है। इसके बाद बच्चे की नींद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये चेक करिए कि बच्चा 8 घंटा 7 घंटा सो रहा है या नहीं, एंड ही इज गेटिंग अ गुड स्लीप और नॉट। ऑलराइट, ये चीज अगर आप करके देखेंगे तो इससे आपके बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। क्या करना है आपको, डेली उसको छोटे छोटे टारगेट देना है आपके पढ़ाई से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने साइंस का बुक खोला, साइंस के बुक में से आप बच्चे को बोलिए कि ये चैप्टर है सपोज फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में आप पढ़ो और मुझे अपनी लैंग्वेज में आप मुझे समझाओ। बस दैट्स इट। हमें कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करवाना है, कुछ भी नहीं करवाना है, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करवाना है। या उसे एक स्टोरी बुक दीजिए, यू रीड दिस स्टोरी और मुझे फिर स्टोरी बताओ। या उसे कोई मैथ्स का होमवर्क दे दीजिए, मैथ्स के कुछ मेंटल मैथ्स के कैलकुलेशंस दे दीजिए। बच्चों को गेम बोर्ड्स लाके दीजिए जिसमें पजल्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे टारगेट देने हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गिव अ ब्रेक आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। अगर आप बच्चे को 2 घंटा पढ़ा रहे हो, 3 घंटा पढ़ा रहे हो, गिव अ ब्रेक आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। देन टेक प्रॉपर स्लीप ऑफ 7 to 8 hours। प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। एंड फोर्थ, एक्सरसाइज जरूरी है टू गेट द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मिलेगा तो ये पार्ट एक्टिव हो जाएगा, सुपर एक्टिव। उसके बाद आपको मेंटली सपोर्ट करना है, बच्चे को ये समझाना है कि ग्रेड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है तो आपको ये ग्रेड्स लाने पड़ेंगे, देन वी कैन टेक एडमिशंस इन गुड कॉलेजेस, दैट्स व्हाई वी वांट ग्रेड्स। आज के बच्चे इतने सुपर स्मार्ट होते हैं ना, उनको अगर आप ये बेसिक रीजन, वैलिड रीजन दोगे ना, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। उनको ये वैलिड रीजन दीजिए। ऑलराइट, उसके बाद उन्हें ये महसूस कराइए कि अगर गलती से कभी फेलियर उनको आ भी जाता है, देन यू आर नॉट गोइंग टू पनिश देम। देखिए, जानबूझ के किया हुआ फेलियर जो है उसको डील करने का तरीका अलग है, पर सपोज बच्चे को कभी फेलियर आ जाता है, बच्चा किसी चीज में नहीं ठीक से कर पाता है, परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उस चीज का रीजन समझिए। ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स जो हमें समझना है, और किस तरह से हमने एकेडमिक प्रेशर को कहाँ से आया, क्यों आया, ये समझना है, एंड उसके अकॉर्डिंगली उसे फिर हमें डील करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। आई वेलकम योर क्वेश्चंस। सारिका जी पूछ रही है बच्चों के साथ डीलिंग पॉलिसी अप्लाई करनी है क्या? अगर बच्चों ने, ओके, डीलिंग पॉलिसी को हम एक्चुअली डीलिंग नहीं बोलते, हम बोलते हैं रिवॉर्ड्स देना। बच्चों को रिवॉर्ड्स दीजिए, पर हर बार नहीं। जैसे डेली होमवर्क करने के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं होता है, उन्हें ये समझाइए कि आपको होमवर्क करना है।
बट उन्हें ये जरूर समझाइए कि अगर आप डेली अच्छे से होमवर्क करोगे तो मैं शायद आपको मंथ एंड में कुछ अच्छा गिफ्ट ला के दे दूं। इस तरह से हमें उन्हें डेफिनेटली रिवॉर्ड्स किसे अच्छे नहीं लगते हैं, पर रिवॉर्ड्स की भी ना एक लिमिट होनी चाहिए। रिवॉर्ड्स की भी एक रेंज होनी चाहिए। बड़े बड़े गिफ्ट्स का प्रोमिसेस कभी मत करिए रिवॉर्ड्स में। एनी मोर क्वेश्चंस? एंड प्लीज बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। आई जस्ट वांट योर फीडबैक। आप और मुझसे क्या ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। जी, आप सभी अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। हमारे साथ है नेहा मैम और 2 मिनट के लिए। बहुत ही सुंदर सेशन हुआ नेहा मैम, थैंक यू सो मच। इतनी सुंदर स्टोरी जो कि हम जानते तो थे लेकिन आपने रिमाइंड करा दी अल्बर्ट आइंस्टाइन की। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है हम सभी मनस्वियों के लिए कि हमें धैर्य रखना है। हमारा पेशेंस ही हमारे बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन्हें भी पूछना है चैट बॉक्स में या फिर नेहा जी का नंबर भी दिया था यहाँ पर ग्रुप में, जूम में। सेशन अपलोड हो रहे हैं तो आप वहां से भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल सके, सभी इसका लाभ उठा सके। लीना जी ने लिखा है टीनेजर्स बच्चों के साथ कैसे कॉन्वर्सेशन करें। लीना जी, इसका हम एक पूरा सेशन लेने वाले हैं कि हमें टीनेजर्स जो एडोलेसेंस है उनके साथ कैसे डील करना है। तो डेफिनेटली हम इस पे पूरा डीप में बात करने वाले हैं। एनीथिंग एल्स? फेसबुक पे मेरा एक पेज है इनसाइड रिफॉर्मेशन, आप लोग वहां जाके भी उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक एंड इंस्टा पे। तो आपको बहुत सारे वहां पे टेक्निक्स और बहुत सारे वहां पे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे इनसाइड रिफॉर्मेशन। थैंक यू नेहा मैम, बहुत ही सुंदर। सभी मनस्वियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।